अच्छा, तो हमारी बात हो रही थी रेस्ट और मोशन पे। ठीक है। सिंपली रेस्ट अगर पूछा जाए व्हाट इज अ रेस्ट, तो आप कहेंगे कि इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग के मुताबिक, अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक जब भी कोई चीज़ अपनी जगह चेंज नहीं करती है तो उसको हम कहते हैं इट इज़ स्टेट ऑफ रेस्ट। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के मुताबिक कंटिन्यूसली, ठीक है, कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है तो उसको हम बोलते हैं मोशन। ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा, एक जगह से दूसरी जगह जाकर खड़े हो जाने को मोशन नहीं कहते हैं, बल्कि कंटिन्यू चलने वाली चीज को, कंटिन्यू मूव करने वाले ऑब्जेक्ट को हम मोशन कहते हैं। तो दिस इज रेस्ट एंड मोशन। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव फर्दर। ओके, यहाँ पे हम क्लियर करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। अच्छा, डेफिनेशन कोई नहीं पढ़ेगा। अगर अच्छा पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना है तो डेफिनेशन को बिल्कुल मत पढ़िएगा। ठीक है, पहले मैं समझाऊं उसके बाद पढ़िएगा, आपको मजा भी आएगा और समझ भी चीज आएगी। अच्छा, नाउ व्हाट इज अ डिस्टेंस एंड व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट, अगर पूछ लिया जाए हमसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, तो हमारे पास ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो डेफिनेशन जो है वो झट से हमारे माइंड में आ जाए, बगैर चीज के, हम किसी बगैर रट्टाफिकेशन के। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे ये एक पॉइंट बनाता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरी पॉइंट बनाता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक पाथ क्रिएट करता हूँ कि यहाँ से एक चीज जो है मूव करती है, यहाँ से मूव करती है और यहाँ तक ट्रेवल करके यहाँ तक आती है। ठीक है। गौर से सुनिएगा, मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन भी करूंगा। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट ए था, ऑब्जेक्ट ए था जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसने ट्रेवल किया है। ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट बी जो है वो क्या करता है, जब इसको मैं ट्रैवल करने के लिए कहता हूँ, डिस्टेंस कवर करने के लिए कहता हूँ, तो वो क्या करता है, वो यहाँ से डायरेक्टली सीधा सीधा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि कौन से ऑब्जेक्ट ने पर्टिकुलर पाथ को फॉलो किया है। ये जो मैंने बनाई है ना लाइन, इसको हम पाथ बोलेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्ट बी ने पार्टिकुलर पाथ फॉलो किया है या फिर ऑब्जेक्ट ए ने पार्टिकुलर पाथ को फॉलो किया है। ओके, बी ने किया है। ठीक है। सिर्फ एक ही कैंडिडेट जो है वो एक्टिव है, मिसबा। ओके, बी। ठीक है। यहाँ पे हम यही चीज क्लियर कर रहे हैं कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में किस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है और पर्टिकुलर जो है ना, पर्टिकुलर डायरेक्शन में किस ऑब्जेक्ट ने नहीं ट्रेवल किया है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ऑब्जेक्ट ए के पाथ को हम देखें तो इसका पाथ क्या हुआ, पहले इसने ट्रेवल किया यहाँ पे ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ ट्रेवल किया, फिर इसने इस तरफ ट्रेवल किया, फिर इसने यहाँ पे अगेन ऊपर की तरफ ट्रेवल किया, फिर इसने यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेवल किया, फिर इसने यहाँ पे सीधा ट्रेवल किया और उसके बाद इसने फिर यहाँ से कट मारा और नीचे की तरफ ट्रेवल किया। यानी कि इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो गई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, फिर ऑब्जेक्ट बी ने जो पाथ कवर किया, तो इसने कौन कैसे कवर किया, इसने डायरेक्टली एक ही पाथ को कवर किया। ठीक है, सीधे सीधे पाथ को इसने जो है ना फॉलो किया है। तो बी ने पर्टिकुलर पाथ को फॉलो किया है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है इसने ट्रेवल किया है। ए ने जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है इसने ट्रेवल नहीं किया है। अच्छा, अगर आपको याद हो कि कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्केलर्स एंड वेक्टर्स, एक क्वांटिटी को मैं कह रहा था डायरेक्शनल और दूसरी क्वांटिटी को मैं कह रहा था नॉन डायरेक्शनल। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी कौन सी थी और डायरेक्शनल क्वांटिटी कौन सी थी? इफ़ यू आर सीरियस विद योर स्टडी, कल आपने लेक्चर जो है ना पढ़ा था और मैंने स्लाइड जो है ना वो ग्रुप में भी शेयर की थी, आपने देखी भी होगी। स्केलर नॉन डायरेक्शनल, ठीक है मिसबा। वेक्टर्स डायरेक्शनल, वेरी गुड, हो गया।
ठीक है। स्केलर सही है। स्केलर क्या है, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल ये बताना है। नॉन, ठीक है, एक एक वर्ड लिखेंगे तो काम कैसे चलेगा। चले ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी मैंने क्या बात की कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, अब जो के ऑब्जेक्ट पाथ फॉलो कर रहा है नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं किसको, जो पाथ प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। और जो पाथ बिल्कुल प्रॉपर डायरेक्शन में है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अब डेफिनेशन को देखें, ठीक है। डिस्टेंस के डेफिनेशन को आप देखें, पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब कोई पाथ फॉलो करता है विदाउट पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्टेंस। आप देखें यहाँ पे, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बिना किसी डायरेक्शन के कोई भी पाथ फॉलो करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, फिर अच्छा, अब जिसका अच्छा, इसका अगर एसआई यूनिट हम देखें डिस्टेंस का, तो एसआई यूनिट डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है। जाहिर बात है, डिस्टेंस कैसे मेजर होता है, लंबाई में मेजर होता है, और लंबाई हम लेंथ में मेजर करते हैं, और लेंथ जो है वो हम मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस का एसआई यूनिट कौन सा है, तो आप बता सकते हैं इट इज अ मीटर, ठीक है। अच्छा, फिर सवाल किया जाए कि भाई डिस्टेंस जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, कौन स्केलर है या फिर वेक्टर है, इसका आंसर तो आप खुद दे सकते हैं क्योंकि आपने स्केलर और वेक्टर पढ़ा है। स्केलर कौन सा होता है और वेक्टर कौन सा होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, ये जो है ना वो रैंडम डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो, ये पॉइंट मैं लास्ट में समझाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब फिर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, भाई सीधी सीधी डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ, सीजीएस सिस्टम में भी यूनिट पूछ सकते हैं, तो सीजीएस सिस्टम में आप इसका यूनिट जो है वो बताएंगे सेंटीमीटर, ठीक है। ये आगे है, इसका जिक्र मैं बताता हूँ आपको आगे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि भाई पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी, ये एक पाथ है, ठीक है, कोई भी बॉडी इसको फॉलो करती है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब देखें क्या है, ये बिल्कुल पर्टिकुलर डायरेक्शन है, सीधी सीधी डायरेक्शन है, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मैंने यहाँ पे डिस्टेंस लिख दिया, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इतने ही याद करना है भाई, जिसकी डायरेक्शन जो है वो पर्टिकुलर नहीं है वो डिस्टेंस है, जिसकी पर्टिकुलर है वो डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो मेजर कैसे किया जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर किया जाता है। मीटर में क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो एक डिस्टेंस है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को भी हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है या फिर स्केलर है, आप बता सकते हैं क्योंकि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी डायरेक्शन होती है, जो डायरेक्शनल क्वांटिटी होती है वो जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। अच्छा, ये यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ऑलवेज रिमेम्बर कि पहले यहाँ पे डिस्टेंस की तरफ देखें, लास्ट पॉइंट को, ठीक है, ये वाला पॉइंट, कि डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस जो है ना किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो जीरो हो सकता है। अब वो कैसे, अब देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट मिसाल के तौर पे यहाँ पे है, ठीक है, अब यहाँ से इसने मूव करना स्टार्ट किया, और इसने इस तरीके से जो है ना मूव करते हुए और फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अब क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, मतलब जितने भी मीटर का डिस्टेंस था, 5 मीटर बोल दें या 4 मीटर बोल दें, तो इसने ये डिस्टेंस कवर किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिजिकल
फिजिक्स के मुताबिक जब कोई ऑब्जेक्ट कहीं से भी घूम के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है तो इट मीन्स इसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, सर्कुलर पाथ में जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हम आगे वर्क डन में भी पढ़ेंगे। तो ये चीजें आपने याद रखनी है कि डिस्टेंस क्या होता है, कि पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी विदाउट पार्टिकुलर डायरेक्शन और पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी इन पार्टिकुलर डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट होता है, वो डिस्टेंस होता है। ऐसा यूनिट दोनों का सेम होता है। ठीक है, और दोनों का सेम होता है। और डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होता है। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आई होप के बन गया होगा और आपको आसानी भी होगी याद करने में। सो लेट स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पीड। स्पीड को हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे जो है डिफाइन करते हैं, इसको हम बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे इंशाल्लाह। तो लेट स्टार्ट, स्पीड क्या होती है। डियर कैंडिडेट्स, स्पीड की जब हम जस्ट सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। जी हाँ, सर्कुलर पाथ में हो या फिर किसी भी पाथ में अगर मूव करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो उसका जो वर्क डन हो जाता है वो जीरो हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो ही हो जाता है। ठीक है, किसी भी पाथ में अगर वो मूव करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो। ठीक है, अच्छा, अब हम स्पीड को देखते हैं। अच्छा, जब स्पीड को बयान करने के लिए, उसकी डेफिनेशन बताने के लिए हमसे कोई पूछता है तो फिर हम सीधा सीधा रट्टा बता देते हैं, जो कि हमें फिजिक्स में मैट्रिक क्लास में लगवाया जाता है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, नहीं, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, अच्छा, स्पीड की जो डेफिनेशन है एक्चुअली दैट इज हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इज कॉल्ड स्पीड। कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो कितना फास्ट चल रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड को हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इज कॉल्ड स्पीड। ये स्पीड की एक डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है। आप ये डेफिनेशन भी बता सकते हैं। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज अ स्पीड, आप कह सकते हैं कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, अच्छा, या फिर अगर आप ये नहीं बता सकते तो दूसरी डेफिनेशन आप बता सकते हैं कि सर डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अच्छा, अब इन यूनिट टाइम ये कैसे सर। अच्छा, अब देखें, मिसाल के तौर पे ये एक पॉइंट है। ठीक है, और ये एक पॉइंट है। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट मूव करता है पॉइंट ए से और मूव करता हुआ पॉइंट बी तक पहुंचता है। तो जाहिरी बात है, ऑब्जेक्ट ए यहाँ से यहाँ तक इसने ट्रेवल किया है, तो इसने क्या कवर किया है, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, एक पाथ कवर किया है। अच्छा, इस डिस्टेंस को कवर करने में जाहिरी बात है कुछ टाइम तो लगा होगा, तो उसने क्या, यहाँ पे कुछ टाइम जो है वो लगा इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, स्पीड की ये भी एक हमारे पास डेफिनेशन आती है। अच्छा, तीसरी डेफिनेशन जो आपको आसान लगे आप वो याद कर लीजिएगा। तीसरी कौन सी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये टर्म यूज किया हुआ है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको हम समझते हैं कि ये क्या है। डियर कैंडिडेट्स, याद रखिए, जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में टाइम के अकॉर्डिंग टू टाइम जो है चेंज आता है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं और उस टर्म को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर उसके टाइम के लिहाज से कोई चेंज आता है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ किस में चेंज आता है, डिस्टेंस में चेंज आता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड
स्पीड। ठीक है, तो ये स्पीड की थर्ड डेफिनेशन भी आपके सामने आ गई। सिंपली डेफिने स्पीड यहीं पे क्लियर हो जाता है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। मिसाल के तौर पे भाई 20 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, ठीक है, यह किलोमीटर पर आवर चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट, या फिर 30 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, कोई टाइम उसके टाइम स्पेंड हो रहा है, तो भी ये और जो है स्पीड हम कहेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस जो है ना वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा, तो फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, मैंने पहले भी डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा होगा उसको उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ। जब डिस्टेंस में चेंज आता है तो इस चेंज को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो स्पीड की जो डेफिनेशन है वो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अच्छा, मैथमेटिकली डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट, सॉरी, स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, एक्चुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड। ये देखें, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले मैंने इसको डायरेक्टली लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ऐसे लिखा हुआ है ना, डिस्टेंस, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का जो फार्मूला है ना, अगर मुझसे कोई पूछता है कि भाई आप कितनी स्पीड में जा रहे हैं या कितनी स्पीड में आए हैं, तो मैं अपनी स्पीड कैलकुलेट करके बता सकता हूँ। कैसे कैलकुलेट करके मैं बता सकता हूँ, मैं देखूंगा कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, मैंने 60 किलोमीटर कवर किया है, मैंने 30 किलोमीटर कवर किया है, और फिर मुझे टाइम कितना लगा है, तो उस टाइम को मैं डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करूंगा तो मुझे मेरी स्पीड का पता चल जाएगा। ठीक है, अगर सिम्बायोटिकली हम देखें तो स्पीड को हम v के साथ डिनोट करते हैं, स्मॉल v के साथ, याद रखिएगा। ठीक है, इसको कैपिटल v के साथ हम डिनोट नहीं करते हैं, स्मॉल v के साथ। और d का मतलब होता है डिस्टेंस, t का मतलब होता है टाइम होता है। ठीक है, यानी कि v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टाइम। ठीक है, डी का मतलब डिस्टेंस और टी का मतलब टाइम। ठीक है, और जब इसका यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट हम इसका जो है इस फार्मूले में ही हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे, अच्छा, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, भाई मीटर में मेजर करते हैं, सही है। टाइम को किस में मेजर करते हैं, हम टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, तो विलो सॉरी, इसका स्पीड का जो ऐसा यूनिट है वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। इसको हम पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड। ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड, या फिर v इज इक्वल्स टू एम अपॉन एस, यानी कि मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा, इसको एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि मीटर इनवर्स वन। ठीक है, ऐसे अगर लिखा जाए तो भी हम कहेंगे मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो स्पीड का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होता है। जस्ट कॉन्सेप्टली आपको बनाना है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है भाई, वी का फार्मूला क्या है, डी अपॉन टी। डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, एम हो गया। और टाइम को किस में मेजर करते हैं हम, सेकंड में, तो ये एस हो गया। ठीक है, अच्छा, अब स्पीड जो है वो क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। इसको आप खुद देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस जो है वो क्या है, वो खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। और टाइम जो है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो पूरी स्पीड जो है ना वो क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है कि स्केलर स्पीड जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। सिंपली बाई हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इज कॉल्ड स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, इसका फार्मूला पूछा जाए, भाई स्पीड का फार्मूला क्या है सर, स्पीड v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये भी पूछ सकते हैं कि स्पीड को हम डिनोट किससे करते हैं, तो वहां पे आप एस नहीं बताइएगा, वहां पे आपने v बताना है। ठीक है, v के साथ हम डिनोट करते हैं। अच्छा, ये स्पीड के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे।
हाँ, टाइप्स ऑफ स्पीड को हम देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, टाइप्स ऑफ स्पीड को देखने के लिए यहाँ पे डेफिनेशन को पहले नहीं देखिएगा, वही पुरानी बात, पहले हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वर्ड को हम दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा, ठीक है। एक एक ही स्पीड। अब देखें, स्कूल में जब हम जाते हैं तो फिर यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ना पूरी क्लास में। क्यों पहन के जाते हैं, ताकि सारे बच्चे जो हैं वो एक जैसे नजर आए, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म के मतलब भी एक जैसा होगा, या फिर कांस्टेंट का पता है आपको, ठीक है। अच्छा, अब कांस्टेंट स्पीड जो है ना वो किसको कहते हैं, अब यहाँ पे देखें, पहले जो डेफिनेशन है उसको मत देखिएगा। अच्छा, अब देखें, ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ठीक है, ये 1 मीटर है, ऐसे समझे। फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक 1 मीटर है। अब ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है, इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता है। अब इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, तो इसने 1 सेकंड में, कितने में, 1 सेकंड में इसने 1 मीटर का जो है ना फासला तय किया, यहाँ तक, ठीक है। फिर ये जो है ना मुकम्मल डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर का है, ठीक है। 1 मीटर को इसने 1 सेकंड में, और 1 सेकंड में कवर किया। अच्छा, अब इसने दूसरे मीटर को भी 1 सेकंड में इसने कवर किया, ठीक है। दूसरा भी इस डिस्टेंस कितना था, 1 मीटर का है, जाहिर है दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ठीक है। यानी कि इक्वल डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट ने इक्वल टाइम में कवर किया, ठीक है। अब एक मीटर को 1 सेकंड में, यहाँ पर 1 मीटर को 1 सेकंड में, यानी कि 2 सेकंड में, 2 सेकंड में 2 मीटर को इसने कवर किया, ठीक है। यानी कि कांस्टेंट स्पीड, इसकी स्पीड, कोई स्पीड चेंज नहीं हुई, कोई टाइम चेंज नहीं हुआ, कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं इसको भाई, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यूनिफॉर्म की डेफिनेशन देखें, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। आगे आप लिख सकते हैं कि इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है जी। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, सेकंड हमारे पास है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का दूसरा नाम क्या है, वेरिएबल स्पीड, ठीक है। वेरिएबल स्पीड भी हम इसको बोलते हैं। अच्छा, वेरिएबल स्पीड अब हम किसको बोलते हैं, पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब कैसे, अब यही एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा कि भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 मीटर है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 मीटर है, ठीक है। ये 1 मीटर है और ये 2 मीटर है, ठीक है। अच्छा, टाइम जो है ना वो दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि पर यूनिट टाइम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है, यानी कि बॉडी को 1 सेकंड में जो है ना वो डिस्टेंस कवर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने जो है इक्वल टाइम में, यानी कि 1 सेकंड में इसने 1 मीटर को कवर किया, फिर इसने एक ही सेकंड में 2 मीटर को कवर किया। बात समझ आ रही है, यानी कि यहाँ पे इसकी स्पीड कुछ कम थी, और यहाँ पे इसकी स्पीड जो है ना वो कुछ ज्यादा हो गई। बात समझ आ रही है, यानी कि स्पीड में क्या आ गई, वेरिएशन आ गई, स्पीड में क्या हो गई, चेंज आ गई, ठीक है। तो 1 सेकंड में 1 मीटर कवर किया, फिर एक ही सेकंड में इसने 2 मीटर्स को कवर किए, फिर आगे चल के इसने 3 मीटर्स को 1 सेकंड में कवर किए, फिर आगे चल के उसने 4 मीटर्स को 1 सेकंड में, यानी कि टाइम जो है ना वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन डिस्टेंस चेंज हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया, अनइक्वल हो गया। एक 1 मीटर का, दूसरा 2 मीटर का, तीसरा 3 मीटर का, इस तरीके से अनइक्वल डिस्टेंस को इसने इक्वल टाइम में कवर किया। तो ऐसे ये स्पीड को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड। तो डेफिनेशन इसकी यहाँ पे अगर हम देखें तो अनइक्वल डिस्टेंस इन
इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है। यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर, फिर आगे 3 मीटर, लेकिन सारा डिस्टेंस एक एक सेकंड में ये कवर कर रहा है, तो यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ऐसी स्पीड को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो अब एवरेज स्पीड को अगर हम देखें, एवरेज स्पीड को हम क्या बोलते हैं, फिर से एग्जांपल में दूंगा कि एक पॉइंट यहां से लेके दूसरी पॉइंट यहां तक इसने जो भी डिस्टेंस कवर किया, फिर उसने कितने भी टाइम में कवर किया, 1 सेकंड में कवर किया, 3 सेकंड में कवर किया, 4 सेकंड में कवर किया, कितना भी टाइम लगा इसको, ठीक है। लेकिन इसने ये डिस्टेंस मिसाल के तौर पे 4 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया, यानी कि टोटल डिस्टेंस को इसने टोटल टाइम में कवर किया। तो ऐसे डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देखें, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ टोटल टाइम बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, ठीक है। ये हो गई एवरेज स्पीड। अच्छा, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड ये होती है, डायरेक्टली बता देता हूँ, मिसाल के तौर पे आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है। आप कराची जा रहे हैं, आप गुलशन इकबाल जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी की स्पीड जो है ना, वो क्या है, अब आपको पता नहीं है। गाड़ी चलते चलते किसी ने यहाँ पे इस पॉइंट पे आपसे आपसे आपको किसी ने कॉल की। अब आपने उसकी कॉल अटेंड की, ठीक है। आपका दोस्त था, उसने कहा, पूछा आपसे कहाँ जा रहे हो, तो आपने कहा कि भाई मैं गुलशन इकबाल जा रहा हूँ, ठीक है। अब उसने कहा कि आप कितनी कितनी स्पीड में जा रहे हैं, दोस्त से पूछ सकता है, ठीक है। तो आपने उसको बताया कि भाई मैं जो है ना वो 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा हूँ, ठीक है। अब आपकी नजर जब स्पीड पर पड़ी तो स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। तो इस 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। यानी कि उस वक्त पर, उस टाइम पर, उस जगह पर जब आपकी नजर पड़ी स्पीड पे, उस इंस्टेंट घड़ी में जो स्पीड थी, उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अब आप गाड़ी में जा रहे हैं कंटिन्यू, जब हम स्पीड देखते हैं ना कि हमारी स्पीड इतनी है, उसी स्पीड को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। यानी कि जब हम नोट करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एनी इंस्टेंट यानी कि उस लम्हे पर, उस घड़ी में, उसी वक्त पर जब हमारी नजर पड़ती है, तो उस वक्त के टाइम को, उस वक्त की स्पीड को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। सिंपल रिपीट कर देता हूँ कि भाई इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम क्या हो जाएगा, एवरेज टाइम हो जाएगा। और इंस्टेंट स्पीड को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, जब हमारी नजर पड़ती है। सो ये आपको समझ आ गया होगा, वेरी गुड। ओके, सो लेट मूव फर्दर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, दैट इज वेलोसिटी। अच्छा, अब वेलोसिटी और स्पीड जो है, ये गौर से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है इसमें इंटरव्यू में, ठीक है। तो अच्छा, अब वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, ये क्वेश्चंस किया गया था, ठीक है। तो भाई सेम वेलोसिटी भी क्या है, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब यहाँ पे एक चीज आ गई, क्या, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब देखें, मिसाल के तौर पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे किसी दोस्त ने फोन किया और मुझसे पूछा उसने कि भाई कहाँ हो, मैंने कहा गाड़ी में। उसने पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब उसने पूछा कि आपकी स्पीड कितनी है, मैंने कहा मेरी स्पीड जो है ना वो
20 किलोमीटर पर आवर है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा बच्चा हूँ ना, आराम से गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर हूँ, ठीक है। अच्छा, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है मेरी है, तो ये मैंने क्या बताया, ये मैंने स्पीड बता दी। अब इसके साथ मैंने कहा कि 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं मैं, किसकी तरफ जा रहा हूं, नॉर्थ की तरफ। तो इसको हम क्या कहेंगे, अब ये मैंने इसको वेलोसिटी बता दी, मैंने अपनी स्पीड के साथ साथ मैंने जो है अपनी डायरेक्शन भी बता दी, अपनी डायरेक्शन भी इसको बता दी, तो फिर ये क्या हो जाएगी, मेरी वेलोसिटी हो जाएगी। वैसे वेलोसिटी और स्पीड जो है वो सेम है, ठीक है, लेकिन जब आप डायरेक्शन को मेंशन करते हैं तो फिर आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और स्पीड जो है ना वो चेंज हो जाती है, ठीक है। सेम डेफिनेशन आगे भी मैंने लिखी हुई है। तो देखें, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। सेम तरीके से समझाऊंगा कि भाई एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जब कोई भी बॉडी जो है ना वो ट्रैवल करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे डायरेक्शन को हम मेंशन करेंगे, भाई इस तरफ गाड़ी जा रही है, ठीक है, इस तरफ गाड़ी मूव कर रही है, तो इसको हम कहेंगे वेलोसिटी। अच्छा, सेम यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वहां पर क्या चेंज हो रहा था, डिस्टेंस चेंज हो रहा था, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। क्यों डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वहां पे हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ का टर्म क्यों यूज किया हुआ है, मैंने आपको बताया कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आता है, उसके टाइम के लिहाज से, टाइम से डिवाइड करने से, तो फिर हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ। किस में चेंज आता है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है। तो ऐसे जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ जाए तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे मैंने स्पीड ही लिखा है पर यहाँ पे वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी को भी हम क्या कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अच्छा, अब वेलोसिटी की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वेलोसिटी को हम वेलोसिटी लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। वहां क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, वेलोसिटी को भी हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे पता है क्या है, v के ऊपर हम एरो यूज करेंगे। एरो क्यों यूज करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, याद होगा आपको, ठीक है। जब भी कोई क्वांटिटी किसी के ऊपर एरो यूज किया हुआ होता है तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, डी अपॉन टी। अच्छा, जब इसका फार्मूला मैं लिखूंगा ना कि v इज इक्वल्स टू D/T, ठीक है, पता है मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर भी एरो लगाऊंगा और डी के ऊपर भी एरो लगाऊंगा। डी के ऊपर मैं एरो क्यों लगाऊंगा, क्योंकि डी जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। टी के ऊपर मैं एरो नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि टी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट सेम हम फॉर्मूले से ही ड्राइव करेंगे। भाई डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर किया जाता है, मीटर में मेजर किया जाता है, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, तो फिर इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, ये आप खुद ही आप बता सकते हैं। वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शनल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। सिंपली आप बता सकते हैं कि सर स्पीड इज a scalar quantity and velocity is a vector quantity. Rate of change of distance is called velocity. Rate of change, sorry, speed, rate of change of displacement is called velocity. How fast an object is moving is a velocity, and how fast an object is moving in a particular direction is called velocity. बाकी यूनिट सेम है और फार्मूला भी तकरीबन दोनों का सेम है, ठीक है। अच्छा, सेम जो है हम यहाँ पे वेलोसिटी के टाइप को भी हम देखेंगे। तो सेम सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी हम कैसे मेजर करेंगे, सेम तरीके से, सेम जो है ना मेथड के साथ, ठीक है। बाई इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, भाई अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड
नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को अगर हम देखें तो फिर क्या होगा भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ टोटल टाइम बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, वही जब हमारी नजर पड़ेगी स्पीड पे, वो स्पीड हम अपने दोस्त को बताएं, अपने घर वालों को बताएं, तो उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ है लेकिन ये वेलोसिटी है। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम अपने टाइम को थोड़ा बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि पीछे टाइम बहुत कम रह गया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज एक्सलेरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने के लिए थोड़ा हम जो है ना, मैं आपको इस शीट पे लेके आया हूँ। ठीक है, रफ शीट पे, ये इक्वेशन ऑफ मोशन को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज मुझे बताइएगा, हमने वेलोसिटी पढ़ा है। ठीक है, वेलोसिटी के पास दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ठीक है, एक क्या है इसके पास, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड समझ लें, जिसको हम स्पीड कहते हैं, कितने किलोमीटर जो है ना वो स्पीड है। ठीक है, अच्छा, दूसरा इसके पास क्या है, डायरेक्शन है। वेलोसिटी के पास क्या है, डायरेक्शन है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे, कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी मूव कर रहा है, ठीक है जी, उसकी स्पीड में अगर चेंज आता है तो जाहिरी बात है किस में चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज आ गया होगा। ठीक है, जब उसका मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, मिसाल के तौर पे 20 किलोमीटर पर आवर से वो 25 किलोमीटर पर आवर पे जाता है, उसकी स्पीड में चेंज आ गया, तो किस में चेंजिंग आएगी, वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी। ठीक है, अच्छा, फिर डायरेक्शन में अगर चेंज आती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा जा रहा है, फिर वो बाद में जो है ना ऐसे यू टर्न लेता है और वापस आता है, या फिर कहीं भी टर्न लेकर कहीं भी जाने की कोशिश करता है। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन चेंज होती है तो भी किस में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, जब मैग्नीट्यूड चेंज हो तो भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, स्पीड चेंज हो तो भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, डायरेक्शन चेंज हो तो भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। अच्छा, अब जब ये वेलोसिटी में चेंज आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्सलेरेशन। जब वेलोसिटी में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज कब आता है, कैसे आता है, या उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आए, या फिर उसकी स्पीड में चेंज आए, या फिर इसकी डायरेक्शन में चेंज आए, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। चलते हैं वापस हमारी स्लाइड के पास। तो दिस इज एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन हम किसको कह रहे हैं, कि भाई जब भी क्या होगा, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये चीज यहाँ पे देखें, वेलोसिटी में चेंज हम कह रहे थे। फिर यहाँ पे मैं बताऊंगा, मिसाल के तौर पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ठीक है, मैं गाड़ी चलाते हुए जा रहा हूँ 20 किलोमीटर पर आवर से, 20 किलोमीटर पर आवर से मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं जा रहा हूँ तो सामने एक स्पीड ब्रेकर आता है, जैसे स्पीड ब्रेकर आ गया तो फिर मैंने क्या किया, मेरी स्पीड जो है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जैसे ही मैंने स्पीड ब्रेकर जो है ना वो क्रॉस किया, तो फिर मैं, अब रोड सीधा है तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपनी स्पीड को बढ़ाऊंगा, जाहिर बात है मैं 25 भी तक जाऊंगा और 30 तक भी जाऊंगा। ठीक है, तो ये जो चेंज आ रहा है ना मेरी वेलोसिटी में, इस चेंज को हम क्या कहेंगे, एक्सलेरेशन कहेंगे। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलेरेशन। ठीक है, और या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, अच्छा, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, किस में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अच्छा, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सलेरेशन। किसी भी बॉडी में अगर चेंज आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सलेरेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सलेरेशन की डेफिनेशन आसान हो गई भाई, चेंज किस में आता है, वेलोसिटी में चेंज आता है, जैसे वेलोसिटी में चेंज आएगा तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, एक्सलेरेशन कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब
एक्सलेरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन, एक्सलेरेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है जब कौन सी चेंजिंग आती है। अभी मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी में कौन सी चेंज, एक इसकी स्पीड में चेंज आ जाए, ठीक है, और दूसरा इसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ बॉडी, यहाँ पर स्पीड, ठीक है। एक्सलेरेशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ बॉडी, यहाँ पर स्पीड, स्पीड चेंज हो जाए तो भी एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी जो है ना वो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होती है। या फिर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन भी चेंज हो जाए तो इसको हम कहते हैं एक्सलेरेशन। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कब चेंज होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ सीधे रास्ते पे, आगे जो है ना वो एक टर्न है, मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, आगे टर्न है साउथ की तरफ। तो जैसे ही मैंने साउथ की तरफ मूव मैंने किया कि भाई, मैंने समझा कि मैं इतनी स्पीड में जो है ना वो मैं टर्न नहीं कर सकूंगा, तो जाहिर बात है मैं अपनी वेलोसिटी को क्या करूंगा, कम करूंगा, स्पीड को कम करूंगा। मैंने स्पीड भी कम की, वेलोसिटी में चेंज आ गया, और मैंने अपनी डायरेक्शन भी चेंज की, साउथ टू नॉर्थ मैंने चेंज की, तो दोनों में चेंज आ गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्सलेरेशन। याद रखिएगा, किसी भी चेंज में चेंज आएगा, किसी भी क्वांटिटी में वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा तो भी एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगी, वेलोसिटी की स्पीड में चेंज आएगा तो भी एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होंगे तो भी एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सलरेशन। आगे बढ़ते हैं। एक्सलरेशन की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम देखेंगे कि एक्सलरेशन को मैथमेटिकली हम कैसे इसको लिखते हैं, ठीक है। एक्सलरेशन को मैथमेटिकली हम लिखते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, किसमें चेंज, अभी मैं बार बार बता रहा हूँ, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, ठीक है। यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज, ठीक है, वेलोसिटी, इसको वेलोसिटी समझिएगा, अपॉन टाइम, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एक्सलेरेशन। ये फार्मूला हो गया एक्सलेरेशन का। अगर इसको हम सिम्बायोटिकली लिखें, सिंबल्स में लिखें, तो फिर हम इस तरीके से लिखेंगे, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, ए इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन टी, ये जो साइन है ना इसको हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, जब भी हम किसी चीज में चेंज देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा, हम डेल्टा लगाते हैं उसके साथ, ठीक है। डेल्टा वी अपॉन टी, यानी कि ये जो इक्वेशन है वो इस तरीके से लिखी हुई है, डेल्टा वी अपॉन टी, ठीक है। और ए, ए मीन्स एक्सलेरेशन, इसके ऊपर मैं एरो लगाऊंगा, क्यों एरो लगाऊंगा, क्योंकि एक्सलेरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, इसके फार्मूले को अगर हम देखेंगे, सॉरी, इसके, ये तो इसका फार्मूला बन गया, ठीक है। अच्छा, इसके यूनिट को अगर हम देखें तो यूनिट को हम जो है ना फार्मूले को देखकर हम यूनिट बनाते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्टली बनाते हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वेलोसिटी का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था मीटर पर सेकेंड, क्या पढ़ा था, मीटर पर सेकेंड, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन टाइम है, तो टाइम को हम किस में इस्तेमाल करते हैं, किस में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं, ये सेकंड आ गया। रिमेंबर, जब भी इस तरीके की कंडीशन आ जाती है हमारे पास, ए अपॉन बी अपॉन सी, जब ये दो क्वांटिटीज सेम होती हैं तो इनको हम आपस में क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये मैथमेटिक का रूल है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये भी एस है और ये भी एस है, तो एस को एस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि सिंपली इसका जो फार्मूला है वो क्या बन जाएगा, यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी का फार्मूला मीटर पर सेकंड, एक्सलेरेशन का फार्मूला मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब एक्सलेरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए या फिर स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप अपना कॉन्सेप्ट यूज करें, लिखा तो हुआ है वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको बताया कि यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये अपॉन टाइम जो है ना, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम।
अच्छा, ये एक्सलरेशन का फार्मूला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ए इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ये भी एक एक्सलरेशन का फार्मूला होता है। ये कब होता है? जब हम इस चेंज को हम जब ओपन करेंगे तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी के साथ हो जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा जो है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, एसआई यूनिट, और ये वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब पता है कभी कभी क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी कभी डिक्रीज होती है और कभी इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं और डिक्रीज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ठीक है जी। पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखें, मिसाल के तौर पे एक गाड़ी जा रही है 25 की स्पीड से। ठीक है, जैसे ही आगे स्पीड ब्रेकर आ गया तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, वो 20 किलोमीटर पर आवर पर उसकी स्पीड चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो गई? इसकी स्पीड जो है ना वो डिक्रीज हो गई। ठीक है जी, कम हो गई। सही है। अच्छा, जैसे स्पीड डिक्रीज हो गई, किस में चेंज आया? वेलोसिटी में चेंज आया। तो जब स्पीड जो वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाती है? उसकी नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट लिखा हुआ है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ठीक है, सेम। फिर अगर हम देखें कि मिसाल के तौर पे फिर हम देखें मिसाल के तौर पे, लेट मी रिमूव दिस। फिर अगर हम देखें कि हमारे पास जो है मैं 25 स्पीड से जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने अपनी स्पीड जो है ना वो 30 कर ली। अब मैंने मेरी स्पीड जो है ना वो क्या हो गई? ज्यादा हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही होगी, तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है। अच्छा, अब नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक दूसरे दो नामों से भी जाना जाता है। ठीक है जी, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। ये याद रखिएगा भाई, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। ठीक है। अच्छा, दिस वाज आवर दिस वाज नॉट बट लास्ट स्लाइड अब हमारे पास आ रही है, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन की को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। इसको जस्ट आपने देख लेना है और याद कर लेना है कि कौन कौन सी इक्वेशन है। ठीक है जी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या होती है? वो हमारे पास होती है वी एफ, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी आई प्लस, ये प्लस है, प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ पे वी एफ का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर वी आई का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, ए का मतलब है एक्सेलरेशन, टी का मतलब है टाइम। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगी एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है। थर्ड इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये हो जाएगी 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आपकी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है तो मैंने इसको जल्दी जल्दी से लिख लिया है। ठीक है, ये इक्वेशन और मोशन आप जस्ट याद कर लें। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, तो आप बता दें सर वी एफ वी इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन मोशन। थर्ड कौन सी है? 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हमने देख लिया। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को देखेंगे, और उसके साथ साथ हम मोशन इन टू डायमेंशन को भी हम देखेंगे। और अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, ये लास्ट स्लाइड ये रही हमारी, ये रखें, याद रखें। देखें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है, ठीक है, हम छत पे खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को ये नीचे फेंकते हैं, तो नीचे फेंकने से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो फ्री फॉल मूव कर रहा होता है। और जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मूव कर रहा होता है तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जो है ना वो नीचे गिर रहा होता है। ठीक है, अब उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
जिसको हम डिनोट करते हैं जी के साथ, स्मॉल जी के साथ। और स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों? क्योंकि एक्सलरेशन की जो वैल्यू है, जो मीटर पर सेकंड जो है ना, वो एक्सलरेशन के का यूनिट है, तो वही यूनिट हम यहाँ पे स्मॉल जी के साथ यूज करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी वो पूछ सकते हैं आपसे, आप बताएंगे कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। When the object is dropped from a certain height, its initial velocity will be zero। जब ऑब्जेक्ट जो ना ऊपर से नीचे फेंका जाएगा तो इसकी जो इनिशियल यानी कि स्टार्ट वाली वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। और जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होती है ना वो जीरो होती है। मैं स्लाइड्स भेज दूंगा ग्रुप में, मजीद आप इसको पढ़ लीजिएगा। आई होप कि आपको आज का टॉपिक जो है ना वो समझ आया होगा, आपको मजा आया होगा, और आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा।